एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस एमसीक्यू के हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं इसमें। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो किस इस पीरियड में जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिज हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको पता होना चाहिए, कुशाना पीरियड में हुआ था। ठीक है, इसके साथ जो हम डिटेल्स में बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें इस पीरियड की, तो इन फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुशाना एम्पायर कनिष्का। तो कनिष्का के टाइम पे जो है ये डेवलप हुआ था। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीको रोमन एंड इंडिया आइडियाज़। तो ग्रीको रोमन इंडियन आइडियाज़ के जो है दोनों का कॉम्बिनेशन था विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फॉरेन ट्रेडिशन। इसके साथ साथ अदर फॉरेन ट्रेडिशन का भी इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर, चाइना एंड ईरान का। अगर हम बात करें तो दिस आर्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द महायान बुद्धिज्म। आपको पता है दो तरीके के बुद्धिज्म डिवीजन हुए थे, एक हीनयान एक महायान। तो महायान जो है बुद्धिज्म उससे रिलेटेड था ये गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल एंड बुद्धिस्ट वाज। एंड गंधारा स्कूल ऑफ नॉन इज द फर्स्ट स्कल्पचर फ्रॉम द बुद्ध इन ह्यूमन फॉर्म। तो पहला जो है अगर ह्यूमन फॉर्म में जो बुद्धा का स्कल्पचर आया था, तो स्कल्पचर जो आया था वो आपका किस फॉर्म में आया था, ह्यूमन फॉर्म में जो आया था वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के ही में ही डेवलप हुआ था। क्वेश्चन सेकंड में बोला कि टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट। तो टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया था। तो ये जो है श्रीरंगापट्टनम में जो है ये बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है। जिसमें कि हम बात करें तो टीपू सुल्तान वॉज अ सन ऑफ मैसूर रूलर हैदर अली। तो ये टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के सन थे यानी बेटे थे। टीपू सुल्तान वेल नोन इज़ द टाइगर ऑफ मैसूर, और टीपू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही रूल मैसूर 782 से 799 यानी 1782 से लेकर 1799 तक उन्होंने वहाँ पर रूल किया मैसूर में। टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगापट्टनम जो है 1784 एंड इट हैज़ बाद में इन्होंने कैपिटल बनाया अपना। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर साइन बिटवीन टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस इन मार्च 1972। और ट्रीटी ऑफ जो श्रीरंगापट्टनम में कब साइन हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान साइन हुआ था, जो कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था 1979 में 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, हम बोला है कि जंतर मंतर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो जंतर मंतर किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर है, महाराजा जय सिंह के द्वारा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जंतर मंतर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इनलाइटेंड रूलर सवाई जय सिंह सेकंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो इनके द्वारा डेवलप किया गया था। एंड जंतर मंतर जो है जयपुर वाज वन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड बाय राजा जय सिंह। तो राजा जय सिंह के द्वारा जो है 5 ऐसे ऑब्जर्वेटरी बिल्ड किए गए। अदर जो है आपके दिल्ली में लोकेटेड है, उज्जैन, मथुरा एंड बनारसी। सो जंतर मंतर ऑफ जयपुर राजस्थान इज द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो जो जयपुर वाला जो है आपका उसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी मतलब ऐड हुआ पड़ा है वो। क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। तो क्वीन विक्टोरिया कब जो है अपॉइंटमेंट हुई थी इनका। तो ये जो हुई थी 1877 में। यूके कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़ाइल हैड प्रोक्लेम। उन्होंने बताया कि क्वीन विक्टोरिया एज ए एम्पायर ऑफ इंडिया। आगे हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन है कि होम डिड गांधी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक पॉलिटिकल गुरु थे किसके, गांधी जी के। अगर इसके बारे में बात करें तो द लिबरल गोपाल कृष्ण गोखले was considered as a political guru and mentor of महात्मा गांधी। तो इनको पॉलिटिकल गुरु और मेंटर ऑफ महात्मा गांधी मानते हैं। एंड जी के गोखले वॉज रिन्यूड सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। तो इनको सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं। ही इज़ अ प्रेसाइड ओवर बनारस सेशन ऑफ INC 1905। सो 1905 में जो इन्होंने INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस का सेशन भी इन्होंने जो है प्रेसाइड किया था। एंड इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया था 12 जून 1905 में पुणे के अंदर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, जिसमें बोला है कि साइमन कमीशन फर्स्ट केम टू इंडिया इन। तो कब आया था साइमन कमीशन। तो 1928 में आया था, 1928 में। तो साइमन कमीशन वॉज फॉर्म इन नवंबर 1927 एंड कंसिस्ट ऑफ 7 इंग्लिश मेंबर हेडेड बाय द जॉन साइमन। तो जॉन साइमन इसके हेड मतलब
हेड कर रहे थे इसको, और 7 मेंबर्स जो है बन आए थे यहाँ पे इंडिया के अंदर 1927 में फॉर्म हुआ था। और ये जो है इंडिया के अंदर जो है 3 फरवरी 1921 को आया था ये 7 मेंबर। द कमीशन वाज अपॉइंट टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1919 का एक्ट था उसको रिव्यू करना था, वाज फॉर्म फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और अदर पर्पस ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफॉर्म उसके लिए भी फॉर्म किया गया था ये साइमन कमीशन। और साथ में रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइमन कमीशन सबमिटेड इस रिपोर्ट 27 मई 1930 में। तो 1930 में जो है रिपोर्ट सबमिट किया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशंस कब पास किया था, कौन से साल में, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1929 में, 1929 में जो है पास किया था। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 पास द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। एंड इट्स लाहौर में किया था, ये सेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था। एंड इन दिस सेशन पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड दैट 26 जनवरी 1930 जो है डे विच द कांग्रेस पार्टी अर्ज इंडिया टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी 1930 को जो है पार्टी ने डिसाइड किया कि जो है हम इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे। द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, तो 1919 का जो दिन है यानी 1919 का साल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस रिलेटेड है। तो इसमें प्रिंटेड, एक मिनट, तो क्वेश्चन था कि ईयर्स 1919 में जो इंडियन हिस्ट्री किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन जो इसका होगा जलियांवाला बाग मैसेकर्स। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ऑल्सो अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं, और ये जो इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इन विच ब्रिटिश ट्रूप फायर ऑन द लार्ज क्राउड ऑफ अनआर्म्ड इंडियन इन द ओपन स्पेस नोन एज जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब। तो ये कहाँ पे होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, ये अमृतसर में पंजाब में होता। और ब्रिटिश ट्रूप ने जो है ओपन फायर किया था अनआर्म्ड इंडियंस के ऊपर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इज, तो कौन है राइटर इसके सॉन्ग के, आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर हम आगे बात करें तो द पोइट एंड जर्नलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी वाज रिटन कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इन 1870। तो 1870 में जो इन्होंने ये कंपोज किया था, इट वाज गॉट पॉपुलराइज इंक्लूजन बंगाली फिक्शन नॉवल आनंद मठ। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नेशनल एंथम भी जनगण मन भी, जनगण मन जो है किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लेड द मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट इन पाकिस्तान, तो किसने मूवमेंट चलाया था सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान के लिए, तो ये चलाया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1940। It was presided over by Muhammad Ali Jinnah, where the two nation theory was forwarded. तो टू नेशन थ्योरी की भी बात कही थी इन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था कि सेपरेट स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, तो कब इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में, 1885 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC वाज एस्टैब्लिश 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे बाय ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सो ए ह्यूम भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और साथ में जो है द फर्स्ट सेशन ऑफ INC 1885 वाज हेल्ड बॉम्बे एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और कहाँ पे हुआ था ये, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। द प्रेसिडेंट जो थे फर्स्ट INC वाज WC बनर्जी एंड ए ह्यूम वाज द जनरल सेक्रेटरी। तो WC बनर्जी जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट है INC के, और ए ह्यूम जो थे जनरल सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है कि विच ऑफ द फेमस इंडियन लीडर इज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार जो है नोन एज द फ्रंटियर गांधी, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन बेटर नोन फॉर हिज नॉन वायलेंट मूवमेंट। स्पिरिचुअल लीडर थे और साथ में पॉलिटिकल लीडर भी थे ये, और इनको जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए भी जाना जाता है, लाइक महात्मा गांधी
एंड ही वॉज कॉल्ड अ फ्रंटियर गांधी। ही लेड द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। तो खुदाई खिदमतगार जो मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो खान अब्दुल गफ्फार ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा ट्राइब आर मोस्टली इनहेबिटेड इन। तो ऑप्शन जो है इसके अंदर आप डी लगाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मुंडा ट्राइब का बिहार के अंदर। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो एथनिक ट्राइब जो है मुंडा वाज मीन्स हेडमैन ऑफ विलेज एंड इनहेबिटेड प्राइमरली इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ झारखंड बिफोर नवंबर 2000। जो बिहार से अलग हो गया झारखंड, पहले झारखंड के अंदर ही आता था, बिहार के तो आपसे अगर झारखंड बिहार अलग दोनों ऑप्शन थे, अगर बिहार तो बिहार में लगाना, झारखंड तो झारखंड में आप लगा सकते हो। तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया। द फेमस फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा वाज फ्रॉम मुंडा ट्राइब। तो बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे? मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे है? इन साउथ वेस्टर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है। Lakshadweep Island is located in the southwest part of Arabian Sea. Lakshadweep is an archipelago or 36 island, 36 island का ये composition है। It has union territory of India and Karaवती is the capital of, कवरत्ती जो कैपिटल है किसका? लक्षद्वीप का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आयरन और इज नॉट फाउंड। तो आयरन और कहाँ पे नहीं मिलता? तो पंजाब में नहीं मिलता, बाकी सभी स्टेट में मिलता है। आयरन और वन नॉट फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। इंडिया लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट उड़ीसा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे सिंहभूम के अंदर मिलता है। वैसे मोर देन 50% इंडियन आयरन और रिजर्व है वहाँ पे। द अदर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट है जैसे कि बिहार है, झारखंड है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा। द कंट्री दैट एक्सपोर्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम, जो कंट्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है कंट्री एंड इट एक्सपोर्ट अराउंड 15 to 17% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम रिजर्व। सऊदी अरेबिया ऑल्सो एक्सपोर्ट नेचुरल गैस, गोल्ड, आयरन और एंड कॉपर। तो ये सब इसके अलावा जो है नेचुरल गैस, गोल्ड, आयरन और ये सभी प्रोड्यूस करता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल ऑफ द बोर्ड गेज रेलवे ट्रैक इज, तो बी इसका जो है 5.5 फीट जो है, यानी 5 1/2। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल ऑफ ब्रॉड गेज यानी 5 1/2 फीट 1.67 मीटर कह सकते हैं इसको। द रेलवे गेज इज अ क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड ऑफ द टू ट्रैक, ठीक है। निकोलस कॉपरनिक्स इज फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है वो? तो वो फेमस है आपका, ही प्रपोज दैट प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन। इन्होंने ये बोला था कि जो है प्लानट जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। निकोलस कॉपरनिक्स वाज बेटर नोन फॉर द डिस्कवरिंग दैट इट्स नॉट अ सन बट द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने बोला था कि जो है सन नहीं बल्कि प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ही इज क्रिएटेड विद द गिविंग हेलियोसेंट्रिक मॉडल, यानी सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। डेजर्ट ऑफ द गोबी इज इन, गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो चाइना के अंदर लोकेटेड, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। तो गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट, इट स्ट्रेच अक्रॉस मंगोलिया चाइना। तो मंगोलिया और चाइना दोनों में मिलते हैं ये गोबी डेजर्ट। इट हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो 5वें नंबर पे आता है ये डेजर्ट में, अगर लार्जेस्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका का वो लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड एंड द थार ऑफ राजस्थान इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। तो राजस्थान का थार डेजर्ट जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट है। स्टेट ऑफ बिहार इज सिचुएटेड बिटवीन वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स। तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा इसका, तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स 25-20 नॉर्थ, 27-31 नॉर्थ longitude and the 83° 19 east to 88° 17 east longitude। सो इंटायरली लॉकलैंड स्टेट ऑफ इंडिया है और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है टेम्परेट है इसका। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बिहार एंड बिहार इज सराउंडेड बाय द उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इसके अलावा जो है बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से भी सराउंडेड है। विच सिटी डज बिहार रिवर सैनी पासिस थ्रू। तो रिवर सैनी जो है पेरिस से पास करते हैं। रिवर सैनी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है फ्रांस के आफ्टर लॉरी रिवर। इट राइज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन, पासिस थ्रू द पेरिस सिटी ऑफ सिंस राइज एंड फॉल इनटू द इंग्लिश चैनल। स्वेज कैनल किसको कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन ए है मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, ठीक है। तो स्वेज कैनल आर्टिफिशियल मैन मेड एक वाटर कैनल है और लोकेटेड इन द इजिप्ट दैट कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी।
एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स ऑफर क्विकेस्ट शिपिंग रूट बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है यूरोप एंड एशिया को कनेक्ट करके। ओजोन लेयर इज रेफर टू, तो ओजोन लेयर क्या है, द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर अबाउट 15 to 20 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो 50 से 20 किलोमीटर जो सर्फेस ऑफ द अर्थ है उससे बिलोंग करता है ये ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन 3 ऑक्सीजन आइटम, तो कितना ऑक्सीजन आइटम कंटेन करता है, 3। The ozone layer is a layer of atmosphere which sets in the stratosphere between 15 to 25 kilometer above the surface of the earth. Ozone layer protect from the harmful UV radiations। जैसे कि बताया आपको, अब ओजन लेयर क्या करता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से विच कम फ्रॉम द सन से जो आता है उसको प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट ऑब्जर्व पोर्शन ऑफ यूवी लाइट्स यूवी बी दैट मेनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन क्रॉप्स एंड मरीन लाइफ। एट द सी लेवल विच प्लेस इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ में जो है आपको पता होना चाहिए नॉर्थ पोल जो है क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो एट द सी लेवल नॉर्थ पोल इज वेरी नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज ड्यू टू bulging tendency, or that is bulge at the side and flat on the top। what is the एस्पेरेंटो? एस्पेरेंटो जो है आपका है एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप एज सर्विस ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो स्प्रेंटो जो है इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप टू सब ग्लोबल लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय द पॉलिश ophthalmologist L.L. Zamenhof in 1887। The language which is spoken by the highest number of people in India after Hindi, तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो तेलुगु। As in 1992 data, the Telugu was the second most spoken language in the country। तो 2019 का आंकड़ा है ये, डेटा पर स्पीकिंग हिंदी, बंगाली, तेलुगु एंड तमिल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनकरेक्ट पूछा इसमें, तो इनकरेक्ट आपका होगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो फॉर बीइंग एलिजिबल टू कैंडिडेट एज अ एज मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी एकदम करेक्ट है। एंड अगर आप बात करें एस राधा कृष्णा वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 of Indian Constitution, the Vice President not elected by the President of India. He is elected indirectly by the Electoral College method by majority vote, consisting of total number of member of Parliament, both House of and both elected and nominated। सभी जो है मिला के उनको इलेक्टोरल में बांट लेते हैं। If there is a dispute in the election of President of India, the dispute can be handed over to। अगर मान लो प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट होता है इलेक्शन में, तो वो किसको दिया जाता है उस डिस्प्यूट को? तो ये दिया जाता है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको वो देखती है। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। तो आर्टिकल 71 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशन दैट इफ देयर इज एनी डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, इट विल बी हैंडल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल किया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव वन ऑफ द फॉलोइंग राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बी यानी इसका सही आंसर होगा टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बाकी सभी राइट्स इनके पास है, टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, टू बी कमांडर इन द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एंड टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये सभी राइट है, बट बस एक को छुड़ाकर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो आर्टिकल 164 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द हेड ऑफ द रिलेटेड टू द स्टेट। ठीक है, एंड गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिवली। इफ अ मनी बिल इज पास विद द लोक सभा एट द मोस्ट, हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा कीप द बिल पेंडिंग? तो 14 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकता राज्यसभा, उसके बाद या तो लौटाएगा या फिर जो है मॉडिफिकेशन के लिए सजेशन भेजेगा, लेकिन उसको लौटाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वन आर्टिकल 1095 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा is required to return money bill passed and transmitted by the Lok Sabha within the period of 14 days from the date of receipt of the bill in the Rajya Sabha secretariat, not from the date on which it's laid on the table of the Rajya Sabha। The bill for amendment of Indian Constitution can be introduced in, तो
सी यानी इधर लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ इंट्रोड्यूस कर सकता है अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है। ऐसा नहीं है कि मनी बिल की तरह कि केवल लोकसभा में ही आपको इसको पेश करना है, आप इसको जो है मिनिस्टर या कोई भी जो है इसको उसके अंदर यानी राज्यसभा लोकसभा किसी के अंदर भी उसको पेश कर सकता था। इस बदले आर्टिकल 368 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा बट ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, और दोनों को बिल को सेपरेटली पास करना पड़ेगा। इन केस ऑफ disagreement between the two houses there is no provision for joint sitting of two houses। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि जॉइंट सीटिंग हो सकती है, बट अमेंडमेंट बिल में अगर मान लो डिसएग्रीमेंट होता है तो कोई भी जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज जुडिशन ओवर मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरेटरी। तो ये जो है आपका सी आंसर होगा गुवाहाटी हाई कोर्ट है। So currently there are 25 high court in India. In Assam, Guwahati High Court has a jurisdiction over more than one state और UT। देखो गुवाहाटी हाई कोर्ट का किस पे पावर है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें बिफोर 2013 की तो गुवाहाटी हैज़ ऑल्सो जुरिडिक्शन ओवर मणिपुर। ठीक है, तो पहले जो है मणिपुर भी इसका जुरिडिक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेक्शन व्हाट इज सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो कितना स्ट्रेंथ है सैंक्शन, तो 24। In 1992, there was 24 sanction strength of sets of the judge of the Supreme Court, including the Chief Justice of India. Currently, अब आपको पता होना चाहिए 34 judges of the including CGI, Chief Justice of India, Supreme Court of India। तो currently 34 judges हैं CGI को मिलाकर। The first Indian Constitutional Amendment Bill was introduced in, कब इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट बिल? तो 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951। By this amendment, two new articles 31A, 31B and 9th schedule was added to constitution। देखो तीन चीज़ें यहाँ पे देखो ऐड हुई है, 31A, 31B, 39th schedule of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ऐड किया गया। द एक्ट वाज पास टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट रिलेटेड टू जमींदारी एबोलिशन एज देयर चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। जमींदारी एबोलिशन लॉ भी जो है पास हुआ था। सिक्किम वॉज मेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम कब बना था ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 35 अंडर 35 अमेंडमेंट एक्ट में बना था। As per the 35th Constitutional Amendment Act, the 1974, the Sikkim was a special associated state of India। After 36th Amendment Act 1975, Sikkim became the 22nd full-fledged state of India। The capital of Sikkim जो है गैंगटॉक है आपका, समझिए, और ये 22वां स्टेट था हमारे इंडिया का। Who was the chairman of committee that is recommended पंचायत राज इन इंडिया। तो किस कमेटी ने जो है चेयरमैन कौन थे उस कमेटी के जिन्होंने जो है रिकमेंड किया था पंचायत राज इन इंडिया, तो ये जो है बलवंत राय मेहता। तो पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया signifies the rule of self government। The government of India appoint committee, namely बलवंत राय मेहता committee under the chairmanship of बलवंत राय मेहता। The committee recommended that कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है 1959 में, और the committee was constituted to study with the why community development program and the national extension program fail in reaching the desired outcomes। जो इस प्रोग्राम लागू किए थे उनका भी रिव्यू करना था कि क्यों ये फेल हो गए। पहला था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचायत राज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पंचायत राज सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या था आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तुम देखो डी जो ऑप्शन सही है इसका, there is a three-tier government and object to provide a social economic justice to village and some member of the panchayat are the member of जिला परिषद। all of the above is the right answer। ठीक है, तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को लिया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका बनाने का, द प्रमोट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट थ्रू द थ्री टायर गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड ए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस टू विलेज। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग के साथ जो है इसको प्रोवाइड किया गया था। फिजिकल डेफिसिट फॉर 92 1933 इज अबाउट, तो फिजिकल डेफिसिट उस समय कितना था 5000 करोड़ था। ठीक है, अगर अभी बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द 5 ईयर प्लान पीरियड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लागू किया था 1951 से लेकर 1956 के बीच में। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से लेकर 1961 के बीच में। एंड थर्ड 5 ईयर प्लान जो है आपका लागू हुआ था 1961 से 1966 तक। फोर्थ की बात करें
तो ये देखो गलत दे रखा है क्योंकि बीच में गैप हुआ था, तो ये ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, यानी ये नॉट करेक्ट है। क्योंकि इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पीरियड ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वॉज फॉर्म 1619 से लेकर 74 के बीच में। 66 और 69 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द प्लान ऑफ हॉलीडे एंड इट वाज ड्यू टू इंडो पाक वॉर इन फेलियर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द प्राइमरी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट इज, तो सबसे मेन रेवेन्यू सोर्सेज क्या है प्राइमरी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्साइज एंड कस्टम टैक्सेस विच कम अंडर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाउ लॉन्ग डज द सन लाइट टेक टू रीच द अर्थ, कितना टाइम लगता है सन को यहाँ पहुँचने में, तो 8 मिनट लगता है, 8 मिनट्स। ऑन द एवरेज सन लाइट टेक अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, तो किसका अलॉय है, ठीक है, तो आयरन एंड क्रोमियम का। तो स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल। क्रोमियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील बिकॉज इट प्रोवाइड ए हार्डनेस एंड टफनेस टू स्टेनलेस स्टील, ठीक है। एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमियम जो है इज स्टेनलेस अराउंड 10%, 10% उसमें क्रोमियम होता है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज का पूछ रहा है। Blackening of silverware is air, burning of candle, conversion of milk into curd, and dissolution of water, sugar into water। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। फिजिकल चेंज आप देख सकते हो कैसे चेंज होता है। फिजिकल चेंज डिफाइन चेंज इन द मैटर विच डज नॉट अल्टर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एग्जाम्पल फिजिकल चेंज आर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर। देखो शुगर जो है वाटर में क्या होता है पूरा डिजॉल्व हो जाता है। बर्निंग ऑफ कॉयल, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, सभी फिजिकल चेंज है। देर आर नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासिस ओवर, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है कॉपर। There is a no reaction when steam passes over the copper because it is very low in reactivity scale. Metal like copper, silver, lead and gold do not react with the steam or water. आपको पता है कॉपर, सिल्वर, लेड एंड गोल्ड जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बहुत लो रिएक्टिविटी। एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करता है विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन फॉर्म करता है। तो आयरन, जिंक आल्सो रिएक्ट विद द स्टीम। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, तो मिल्क इज बॉयल फॉर अ सर्टेन पीरियड देन सडनली कूल्ड विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले जो है उसको जो है बॉयल किया था, उसके बाद जो है सडनली जो है उसको कर दिया जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस रेफर्स टू, तो डी जो इसका सही आंसर है, एनिमल दैट कैन लीव बोथ वाटर एंड लैंड। तो एम्फीबियन किसको कहते हैं, जो एनिमल हु कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर कॉल्ड एम्फीबियंस। द एम्फीबियंस आर जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। When they live on land they breathe with the lungs, when they live in water they breathe with gills। जब बाहर रहते हैं लैंड पे तो वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, एंड जब पानी के अंदर है तो गिल से ब्रीथ करते हैं। तो एम्फीबियन की एग्जांपल हो गया आपका फ्रॉग, टॉड एंड सैलमेंडर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मलेरिया। सो देखते हैं क्या है। इट इज़ अ डिजीज दैट कोज बाय पैरासिटिक इंसेक्ट, नहीं ये गलत है। इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ये सही है। इट इज मोस्टली स्प्रेड इन द रीजन ऑफ स्वamp एंड इज कवर्ड बाय द क्लोरिन क्यू। सो मलेरिया इज caused by plasmodium parasite protozoa, not an insect. It is a mosquito-borne blood disease. The parasites spread through the bites of infected female Anopheles mosquito. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum are the major parasite that cause malaria। 25 अप्रैल जो ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड मलेरिया डे एवरी ईयर्स। एंड ऑप्शन जो है इसका ए इसका इनकरेक्ट पूछा, तो ए होगा इसका। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, तो आपको पता है H.J. भाभा, यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च। Dr. H.J. Bhabha established atomic energy established Torome in 1954, which was later renamed Bhabha Atomic Research Center. The credit for research and development space science goes to, तो वी साराभाई को जाता है, विक्रम साराभाई। क्रेडिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस साइंस गोज विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई वॉज अ फाउंडर ऑफ इसरो, 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया था। And the headquarter of ISRO is बेंगलुरु, कर्नाटका। The current chairman of ISRO is एस सोमनाथ। तो अभी चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय, तो सी इसका आंसर है यूज और रीप्रोसेस्ड
fizzles material which is used it. A fast breeder reactor is a nuclear reactor that generates electricity by trapping and regulating the fuel material used by India. First prototype fast breeder reactor it is Kalpakkam. It is considered by the भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड जिसको बोलते हैं बाविनी। तो ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन से आगे और भी हम इसको डील करेंगे अलग अलग 50 क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।